नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था AC का इफेक्ट। AC का इफेक्ट इन पर्टिकुलर R और L और C मतलब इंडिविजुअल प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट में AC का इफेक्ट क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की। कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई ऐसी सिग्नल जब हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं, हमने बहुत सी बार इस टर्म को सुना होगा कि एक कैपेसिटर जो है वो DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। साथ ही साथ एक इंडक्टर जो है वो DC को पास करता है और AC को ब्लॉक करता है। तो वाई? सिंपल सा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल्स में एग्जामिनर का, एज वेल एज बहुत से इंटरव्यू में भी आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्यों करता है, क्या फिनोमिना है, हम वो सीखे। सिंपली हमारे पास क्या है, हमें पता है ये क्या है, हमारा एक कैपेसिटर और हमारे पास है एक इंडक्टर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है C और इंडक्टर का इंडक्टेंस है L। क्लियर है? सिंपल सा, जब एग्जामिनर आपके सामने होता है तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि क्यों DC कैपेसिटर्स में ब्लॉक हो जाती है और AC पास हो जाती है। वो आपको कंफ्यूज होने के लिए बहुत सी बार क्या कहता है कि जो हमारा AC सिग्नल है वो क्या होता है, इस तरह का वेव है, साइन वेव। तो ये साइन वेव क्या करती है, ये साइन वेव कैपेसिटर में ऐसे जंप करके बाहर आ जाती है, इसलिए आपको आउटपुट पे ये क्या करता है, AC को पास करता है और DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। पर ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एग्जामिनर बहुत सी बार ऐसे ट्रिक यूज करता है। सिंपल सा हमने पढ़ा है, जब भी हम रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पर कोई भी AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इस AC के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में। अगर वो रजिस्टर होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, इम्पीडेंस में। और अगर वो कैपेसिटर और इंडक्टर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंस में। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस। और हमें पता है इस रिएक्टेंस को हम कैसे शो करते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर इट विल बी XC, इन केस ऑफ इंडक्टर इट विल बी XL। क्लियर है? वन बाय वन हम सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर की। हमें पता है कैपेसिटर में XC की वैल्यू क्या होती है, इट विल बी 1/ωc। यू नो दैट ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा की वैल्यू आप सभी को पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2πf। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, XC कितना हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। इस XC के इस फॉर्मूले में 2π क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट। C क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ f यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले में कि AC से इस पर क्या इफेक्ट होगा और DC से इफेक्ट क्या होगा। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं हम, जब हमने इस कैपेसिटर जिसका रिएक्टेंस क्या है XC, इस पर हमने क्या अप्लाई की, DC। जो DC होता है, DC की फ्रीक्वेंसी f कितनी होती है, इट इज 0। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो XC क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1/2πf। f की वैल्यू कितनी हो गई, 0 इंटू C। 0 किसी के भी मल्टीप्लीकेशन में हो वो क्या होगा, 0। तो इट विल बी 1/0 और 1/0 क्या होता है, दैट इज इनफाइनाइट।
दैट मीन्स कि अगर हम इस पर DC अप्लाई करते हैं और हमें पता है DC की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, दैट इज वाई इसके रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। और हमें पता है कि जब किसी का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, XC क्या है, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है, जब हम AC अप्लाई कर रहे हैं तब का रेजिस्टेंस। तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी, ठीक है, हमें पता है करंट, इससे फ्लो होने वाला करंट IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज V अप्लाइड वोल्टेज अपॉन XC। क्लियर है? अब V अप्लाइड वोल्टेज कितना भी हो, XC की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन इनफाइनाइट। V अपॉन इनफाइनाइट, किसी के भी अपॉन में अगर इनफाइनाइट है दैट मीन्स वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इस सर्किट से, कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। आई होप आपको क्लियर होगा। दैट इज वाई जब भी हम कैपेसिटर पर DC अप्लाई करते हैं तो वो DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं करंट का फ्लो नहीं होता जब दोनों पॉइंट क्या हो, सेम वोल्टेज पर हो। क्लियर है? जब सेम वोल्टेज पे होंगे तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। क्लियर? सो DC के केस में क्या हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले पर AC। क्लियर है? तो AC अप्लाई करने पर, जब हम इस फॉर्मूले पर AC अप्लाई करते हैं तो जो AC है, AC की हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है F। ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है ऑडियो हो सकती है, रेडियो हो सकती है। मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, सम हर्ट्ज से, कुछ हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और टेरा हर्ट्ज एंड सो ऑन। ठीक है? क्लियर है? सो मान लीजिए हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कैटेगरी में डिवाइड की, नॉर्मल, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है? दैट इज लो। अभी हमने क्या किया, लो फ्रीक्वेंसीज पर अप्लाई की, लो फ्रीक्वेंसी सम हर्ट्ज। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इस फॉर्मूले पर लो फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, सिर्फ 1 थी, 1 हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 2 पाई सी की जितनी भी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में इस पूरे रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है? मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर आपका रिएक्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे इस F की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं इस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 1 अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी है। ठीक है? जैसे जैसे इस F की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस XC की वैल्यू कम होती जाएगी। मान लीजिए यहाँ किलो है, फ्रीक्वेंसी किस में आ गई, किलो हर्ट्ज में आ गई, तो इस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इन मिली। अगर हम कैपेसिटर को, अभी कैपेसिटर की कोई वैल्यू डिसाइड नहीं की, सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻3, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻−3, यानी रिएक्टेंस कितना में आ गया, मिली में। अगर यही फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में हो तो ये किस में चला जाएगा, मेगा हर्ट्ज यानी 10⁻6, ये 10⁻6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 10⁻6। अगर यही गीगा हर्ट्ज हो तो 10⁻9 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 10⁻−9। मतलब इस XC की वैल्यू क्या, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपके XC की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि लो फ्रीक्वेंसी पर XC क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी पर XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और हाई फ्रीक्वेंसी पर XC बहुत कम होता है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो है, और अगर कुछ भी रिएक्टेंस है तो उस सर्किट से क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा फॉर्मूला देखें I इज इक्वल टू V बाय XC, इट मीन्स कि जब XC की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, कम होगा। और जब I इज इक्वल टू V बाय XC, ये XC क्या है, अभी बहुत ज़्यादा है, जब ये XC क्या होगा, बहुत कम होगा, तो फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई, इसी कारण जब भी हम कैपेसिटर पर AC अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर AC में फ्रीक्वेंसी होने के कारण उसे पास कर देता है और DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण उसे ब्लॉक कर देता है।
आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक कैपेसिटर क्यों AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। चलिए अब बात करते हैं हम इंडक्टर की। इंडक्टर में हमें पता है इंडक्टर XL इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ओमेगा L। क्लियर है? ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इट इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो हम XL के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, XL इज इक्वल टू व्हाट, XL इज इक्वल टू 2πfL। क्लियर है? नाउ इससे क्लियर हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब क्या होगा, XL का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, 0, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्यों? देखिए F इज इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पर तो XL क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो 0 एंड वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन XL। XL कितना हो गया, 0, सो V अपॉन 0 इज इक्वल टू कितना करंट हो गया, इनफाइनाइट। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, DC सिग्नल इस इंडक्टर पर अप्लाई करते हैं तो DC सिग्नल के अप्लाई करने पर चूंकि DC की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 होती है, इसलिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो गया, 0 हो जाता है। दैट इज वाई जब हम इस सिग्नल पर DC अप्लाई करते हैं तो उससे फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मतलब जितना आप अप्लाई करो पूरा करंट क्या होगा, पास होगा। क्लियर? नाउ इस ऐसे सिग्नल की कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये फ्रीक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, लो है। ठीक है? तो जब ये फ्रीक्वेंसी लो है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, लो, इट मीन्स इट विल बी 10 ओनली, तो क्या होगा, ये रिएक्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का 2πL, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है? इंटू 10 जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारा रिएक्टेंस होगा। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, पर जैसे जैसे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी XC क्या होता जाएगा, सॉरी XL क्या होता जाएगा, ये भी बढ़ेगा। XL बढ़ेगा तो I की वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे जैसे XL बढ़ रहा है I की वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। फ्रीक्वेंसी आपने और ज्यादा बढ़ा दी, बहुत हाई, मतलब सम गीगाहर्ट्ज कर दी, तो XL भी क्या हो जाएगा, सम गीगाहर्ट्ज में चला जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बहुत कम हो जाएगी। दैट इज वाई कि जैसे ही किसी इंडक्टर पर हम AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वह AC सिग्नल को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। यही फिनोमिना किसका है, चोक का। चोक क्या करता है, AC को ब्लॉक करता है एंड DC को पास करता है। नाउ बहुत से केसेस में इस पर्टिकुलर फिनोमिना के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर को क्या किया जाता है, कैपेसिटर क्या कर रहा है, DC को ब्लॉक कर रहा है। दैट मीन्स कि ये DC को क्या कर AC को क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये DC को बाईपास कर रहा है। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा कि क्यों कैपेसिटर AC को पास करता है, DC को ब्लॉक करता है, एज वेल एज इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। आज की क्लास में इतना ही। Thank you.